हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी इन ब्लड के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर समरी सीरीज में। इस पूरे प्लेलिस्ट में हम लोग हर एक चैप्टर को एक वीडियो के अंदर समाप्त करना चाह रहे हैं। जो एनसीईआरटी के लास्ट में जो समरी दे रखा है उसको हम एक बार रिवाइज करना चाहते हैं ताकि हमारे चैप्टर्स जो हैं वो क्लियर हो सकें। तो आज हम आप पहुंचे अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर के ऊपर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर हम बात करें तो हम बात करने वाले हैं उन एंजियोस्पर्म्स के बारे में, उन एंजियोस्पर्म्स के अंदर होने वाले रिप्रोडक्शन के बारे में, और उन एंजियोस्पर्म्स के अंदर किस तरीके से मेल गैमेट बनता है, किस तरीके से बनते हैं फीमेल गैमेट्स, किस तरीके से इन गैमेट्स का आपस में फ्यूजन होता है, क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी ट्रिपल फ्यूजन, इन सब के बारे में डिस्कशन करते हुए हम आज इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज इस चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो एक करके देखते हैं कि शुरुआत में हमसे क्या डिस्कस किया जाएगा इस चैप्टर के अंदर। तो ऑलरेडी जब आप ये चैप्टर पढ़े होंगे, जब आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, आपने इस चैप्टर के अंदर देखा होगा कि स्टार्टिंग हम करते हैं तो एक फ्लावर के डायग्राम के साथ। एक फ्लावर के डायग्राम में हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं उस फ्लावर के और सब पार्ट्स का क्या काम है। तो यहां से जिन दो पार्ट्स को हम आगे लेकर के चलते हैं वो दो पार्ट्स कहलाता है, एक एंड्रीशियम है और दूसरा गाइनेशियम। कुछ इस तरीके से हमने डिस्कस किया था कि एक जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये दोनों जो पार्ट्स हैं वो एंजियोस्पर्म्स के हैं और इन्हीं दोनों से शुरू होती है इस चैप्टर की कहानी। समरी हमसे ये कह रहा है कि फ्लावर्स आर दी सीट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स कहने का मतलब वही है। पहले एक बार हम लोग पेन को सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा और पतला किया ये वाला, चलो ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो कहा है कि फ्लावर्स आर दी सीट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स कहने का मतलब वही है कि हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता किधर है? तो ये जो फ्लावर है इन्हीं फ्लावर के अंदर होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। इसी फ्लावर के अंदर होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। इसमें कहता है कि in the flower, androecium consisting of stamens represents the male reproductive organ and gynoecium consisting of pistils represents the female reproductive organ। एक छोटा सा अगर एक बेसिक सा डायग्राम अगर हम बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से कहते हैं कि अगर एक फ्लावर को अगर हम इस तरीके से बनाएं, अगर एक फ्लावर को इस तरीके से अगर हम बनाएं तो ये जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से बन करके तैयार होगा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और इस तरीके से हम लोग कुछ ड्रॉ कर सकते हैं अपने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। तो ये हमारे पास कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर में फिलहाल के लिए बताए गए हैं। तो यही छोटी सी चीज है कि ये वाला जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, एंड ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को। किसके अंदर? तो भाई एंजियोस्पर्म्स के अंदर। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसके बाद में। इसके बाद कहता है कि टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड। एंथर की बात कर रहे हैं। ये जो पिछले डायग्राम में हमने फ्लावर के अंदर कुछ इस तरीके से खींच करके जो ये वाला स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है कुछ इस तरीके से, इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके बारे में कहता है कि एंथर, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को हमने एंथर का नाम दिया है। इस वाले स्ट्रक्चर को हमने एंथर का नाम दिया। इस एंथर के बारे में कहते हैं कि एक बाइलोब्ड और डाइथिकस स्ट्रक्चर है। इस बाइलोब्ड एंड डाइथिकस स्ट्रक्चर एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। तो ये क्या चीज है? ये बाइलोब का क्या मतलब है, ये डाइथिकस का क्या मतलब है, और ये टेट्रास्पोरेंजिएट का क्या मतलब है? इस चीज को यहां पर एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं कि जब एंथर को अगर हम ड्रॉ करने जाएंगे तो हमको पता चलता है कि ये जो नीचे वाला पार्ट है इसका, इसको ना हम लोग फिलामेंट का नाम देते हैं। इसको हम लोग फिलामेंट का नाम देते हैं और ये एंथर हो गया हमारा। चलिए इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं कि मान लिया ये मेरे एक हाथ है, ये दूसरा हाथ, ये दोनों को अगर मैं इस तरीके से अगर कनेक्ट कर दूं तो ये जो निचला हिस्सा है ये इसके कुछ फिलामेंट की तरह बिहेव करेगा, और ये ऊपर में आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो दोनों कलाई है, ये एक एंथर को, ये एक दोनों जब ये साथ में आते हैं तो ये एक एंथर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें एंथर में हमको देखने को मिलता है एक थीका है और ये दूसरा थीका है, और ये दोनों आपस में इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। तो इसी चीज को ये बता रहा है, क्योंकि इसके पास दो थीकस है इसलिए हम लोग एंथर को कहते हैं बाइलोब्ड। बाइलोब्ड है और डाइथिकस स्ट्रक्चर। इसको इस तरीके से बनाते हैं। एक बार एंथर को हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। ये छोटा सा डायग्राम रिप्रेजेंट करता है कि इसके पास जो है वो दो बाइलोब्ड है, मतलब दो लोब्स इसके पास प्रेजेंट है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम बनाने जाएं तो कुछ इस तरीके से इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम बना करके तैयार करते हैं। हमको पता चलता है, और ये वो उसके चार कॉर्नर्स हैं जहां पर हमारे पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो बन करके तैयार होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा यही कह रहा है। कहते हैं पॉलन ग्रेन्स डेवलप इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये जो है माइक्रोस्पोरेंजिया मैंने बनाया है, यहीं पर कुछ जो है ये हमारे एंथर्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। मतलब ये जो हमारे जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो यहीं पर डेवलप होते हैं। बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स यहां पर बनते हैं। Four wall layers, the epidermis, endothelium, middle layer and the tapetum surrounded the microsporangium। अगर इस स्ट्रक्चर को अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में बनाएं, कहने का मतलब है कि मान लो कि इस वाले पार्ट को हम कट करके इधर अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हम कहते हैं कुछ इस तरीके से कि इसके पास जो है वो मल्टीपल वॉल हैं, वॉल के अलग अलग लेयर्स हैं। जैसे इस वाले लेयर्स, इन चारों लेयर्स का यहां पर नाम देके रखा है। जैसे सबसे पहले हमको देखने को मिल रहा है एपिडर्मिस, तो यहां पर ये एपिडर्मिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला पार्ट जो है वो
ये हो गया इसका एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट बाद आता है हमारा एंडोथीशियम, उसके बाद आता है मिडल लेयर और टैपेटम। तो यहां पर ये वाला जो हो गया, ये हो गया हमारा एंडोथीशियम, ये है हमारा एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के बाद आता है हमारे पास ये वाला पार्ट जिसको हमने बोला है मिडल लेयर, और ये सबसे अंदर में हमारे पास आता है ये टैपेटम। तो ये जो है ये 4 लेयर्स होते हैं इसके वॉल के, इसके 4 लेयर्स यहां पर बनाए जाते हैं। कुछ इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक वॉल का अपना ही कुछ फंक्शन है। टैपेटम के बारे में खास बात हम कहते हैं कि ये जो है वो नरिशमेंट देने के लिए यूज किया जाता है। ये नरिशमेंट देता है ये टैपेटम का लेयर, बाकी प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। तो ये कुछ हमारे पास छोटा सा समरी हमसे ये कहता है। आगे बढ़ते हैं। कहता है सेल्स ऑफ दी स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू की बात कर रहे हैं जहां पर हमारे स्पोर्स का बनना, माइक्रोस्पोर्स की बात कर रहे हैं। लाइंग इन द सेंटर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, तो जो हमने बनाया उसके बिल्कुल बीच में ये लाई कर रहा है यहां पर। अंडरगोज द मियोसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कहने का मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है ये हमको बताना चाह रहा है कि अब जो कहानी है वो कहानी आ चुका है कहां पर, तो हम लोग अब बात करने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में। तो गैमेटोजेनेसिस कहने का मतलब है कि ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का वो हिस्सा है जहां पर गैमेट्स को बनाए जाएंगे। दो चीज होना है, एक होना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और एक होना है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो जब कभी भी हमको ये माइक्रो वर्ड लिखा हुआ मिले, जब कभी भी माइक्रो वर्ड लिखा हुआ मिले, तो इसका मतलब हमको समझना है कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मेल। एंड जब भी हमको यहां पर मेगा वर्ड देखने को मिले तो हम लोग समझ जाते हैं कि यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द फीमेल। सो जैसे ही यहां पर लिखा हुआ है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इट मींस कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब हो जाएगा कि यहां पर जो डेवलप किया जाएगा वो डेवलप किया जाएगा माइक्रोस्पोर को। माइक्रोस्पोर जो मेल गैमेट की तरह बिहेव करेंगे, जो फॉर्म द टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर्स। इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर्स मैच्योर्स इनटू पॉलन ग्रेन्स। यहां पर बेसिकली होता क्या है, क्योंकि यहां पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो सेल डिवीजन इन्वॉल्व है वो है हमारा मियोसिस। तो मियोसिस जब कभी भी होगा तो हमको पता है कि एक डिप्लॉयड सेल्स जो हैं, और यहां पर हमको उसके बाद यहां पर हमको 4 हैप्लॉयड सेल्स यहां पर कुछ इस तरीके से मिल जाते हैं। तो वही कहने का मतलब है कि अगर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, अगर माइक्रोस्पोर मदर सेल है, या फिर अगर हमने उसको पॉलन मदर सेल का भी नाम दे दिया जो डिप्लॉयड नेचर का है, तो हमको यहां पर 4 इस तरीके से माइक्रोस्पोर्स मिल जाएंगे जो हैप्लॉयड नेचर के हैं, और इसी को हमने नाम दिया है माइक्रोस्पोर टेट्राड का। इसी को हम नाम देते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। और इसमें से जो एक है ये आगे जाकर के एक पॉलन में जो है वो पूरी तरीके से डेवलप होने वाला है, वही यहां पर एक्सप्लेन किया गया है हमें। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे यहां पर कहता है कि पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफिटिक जनरेशंस। द पॉलन ग्रेन हैव द 2 लेयर्ड वॉल, द आउटर एंड द इनर लेयर। इसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं अबाउट पॉलन के बारे में। पॉलन के बारे में हम कहते हैं एक बहुत ही छोटा सा बात है कि पॉलन के अगर डायग्राम को मैं तुम्हारे सामने बनाऊं तो कुछ इस तरीके से हम लोग एक पॉलन के डायग्राम को बनाते हैं। ग्राउंड शेप बना दिया इस तरीके से, बीच से एक इस तरीके से लाइन लेकर के जाना है, एक सेल हमें ऊपर बनाना है, एक सेल हमें नीचे बनाना है। इस वाले सेल के बारे में हम कहते हैं कि दिस इज द वेजिटेटिव सेल, और इसके बारे में हम कहते हैं कि ये होता है हमारा जनरेटिव सेल। अब चूंकि इसको एक वॉल ने घेर के रखा है तो इस वॉल का कुछ नाम होगा, और ये इंटरनल वॉल है, तो इंटरनल वॉल का जो नाम है वो नाम कहलाता है इंटाइन, और यही चीज हमारे इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है। तो ये इंटाइन कहते हैं इसको। इंटाइन को सराउंड करता है एक और लेयर, कुछ इस तरीके से उस लेयर को यहां पर बना लिया जाए, कुछ इस तरीके से हमने इस एक और लेयर को बना लिया है। ये जो लेयर है ये आउटर लेयर है, और ये लेयर कहलाता है हमारा एक्साइन। ये आउटर लेयर है, इसके बगल में लिख दिया आउटर लेयर है, एंड दिस इज द इनर लेयर। बीच में हमें कुछ खाली स्पेस देखने को मिल रहा है, इस खाली स्पेस का नाम हमने रख दिया इस तरीके से, बोल देते हैं इसको जर्म पोर। तो इस तरीके से कुछ हमारा पॉलन का एक स्ट्रक्चर बनकर तैयार होता है, और यही चीज यहां पर बता रहा है। फिर कहते हैं द आउटर एक्साइन एंड इनर इंटाइन। द एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन एंड हैज द जर्म पोर्स। तो ये जो एक्साइन्स है, एक्साइन्स के बीच में हमको जर्म पोर्स देखने को मिल रहे हैं। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बताई जा रही है वो ये है कि ये जो एक्साइन है, ये एक्साइन बना होता है किस चीज का, तो कहते हैं स्पोरोपोलिनिन का ये बना होता है। स्पोरोपोलिनिन का ये बना होता है, और ये स्पोरोपोलिनिन जो है वो इतना हार्ड स्ट्रक्चर बना करके देता है एक्साइन को, ताकि एक्साइन जो है वो अलग अलग एनवायरमेंट, अब जैसे पॉलन है तो पॉलन को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर जाना है, अगर इसको क्रॉस पॉलिनेशन परफॉर्म करवाना है, तो कभी कभी इसको एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो एजेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो हो सकता है जो एजेंट इसको कैरी करके ले जा रहा है वहां पर इसका पीएच का वैल्यूज चेंज हो जाए। तो आउटर एनवायरनमेंट में टेंपरेचर से लेकर के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चेंज हो सकती हैं, उससे बचाने का काम करता है हमारे ये स्पोरोपोलिनिन का ये लेयर, स्पोरोपोलिनिन से बना हुआ एक्साइन का ये आउटर लेयर। तो ये बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दिमाग में रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कहता है पॉलन ग्रेन्स में हैव 2 सेल्स, ए वेजिटेटिव सेल एंड ए जनरेटिव सेल, और 3 सेल्स, ए वेजिटेटिव सेल्स एंड 2 मेल गैमेट्स एट द टाइम ऑफ शेडिंग। अब इस चीज को समझते हैं, मतलब कि अभी हमने देखा है कि छोटा सा डिस्कशन किया कि अगर एक पॉलन को इस तरीके से अगर हम लोग रफ बनाते हैं तो यहां पर देखने को मिल रहा है वेजिटेटिव सेल है, और यहां पर हमको देखने को मिल रहा है जनरेटिव सेल है।
ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। वेजिटेटिव सेल की संख्या कितनी है तो एक है, और जनरेटिव सेल की संख्या कितनी है तो एक है। लेकिन हमको क्या देखने को मिलता है कि जब अभी हम आगे डिस्कस करेंगे ना कि ये पॉलन जब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने जाते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने जाते हैं तो हमें पता है कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है डबल फर्टिलाइजेशन की मदद से। तो डबल फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब ये होता है ना कि 2 बार फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। कैसे होगा अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल शॉर्ट में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक मेल गैमेट जो है वो जाकर के फ्यूज करेगा एग के साथ, और एक मेल गैमेट जो है वो जाकर के फ्यूज करता है हमारे पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो यहां पर 2 मेल गैमेट्स की जरूरत होती है। तो होता है कुछ ऐसा ना कि कभी कभी ये जो पॉलेंस हैं वो हमको यहां पर ये जो जनरेटिव सेल है इसके 2 हिस्से होते हुए हमें दिखाई देंगे। कहने का मतलब है कि वेजिटेटिव सेल की संख्या तो एक ही रहेगी, लेकिन यहां पर जनरेटिव सेल्स जो है इसकी संख्या यहां पर 2 हो जाएगी। ये जो जनरेटिव सेल्स हैं इसकी संख्या यहां पर 2 हो जाएगी। बहुत कम है, अबाउट 40% में हमको जेनेटिव सेल्स जो है वो 3 स्टेज पे पॉलन हमको देखने को मिलता है। 60% इधर रहते हैं। 60% केसेस में हमें ये 2 सेल्ड पॉलन ही देखने को मिलता है, और 40% केसेस के आसपास हमको ये 3 सेल्ड पॉलन देखने का मौका मिलता है। तो यही हमारा ये स्टेटमेंट हमसे कहलाना चाह रहा है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन करने के टाइम में हमें 3 सेल्ड स्टेज में देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए। The pistil has 3 parts, the stigma, style and the ovary। मतलब पिस्टिल के बारे में आ गए। अब हम ना मेल गैमेट के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं डिस्कशन, समरी में शॉर्ट में चलते हुए। अब हम आ चुके हैं अपने फीमेल वाले पार्ट की तरफ। फीमेल वाले पार्ट में हमसे कहता क्या है कि अगर हमने पिस्टिल को ड्रॉ किया तो इसके 3 पार्ट्स देखने को मिलेंगे। इस तरीके से पहले एक पिस्टिल को ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। पिस्टिल को अगर हम ड्रॉ करने जाएं तो इस तरीके से इसको हम एक रफ डायग्राम में ड्रॉ करते हैं। कहता है कि इसके 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो इसका ये वाला जो हिस्सा है ना ये कहलाता है इसका स्टिग्मा, ये कहलाता है इसका स्टिग्मा। ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है इसका स्टाइल, और ये जो निचला हिस्सा है ये हिस्सा कहलाता है इसका ओवरी। तो ये कुछ डायग्राम की मदद से हम समझ सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो ये छोटा सा डिस्कशन है। फिर कहता है कि ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन दी ओवरी। ओव्यूल्स जो है वो ओवरी के अंदर देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब है कि ओव्यूल्स जो है वो हमको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ये ओव्यूल के बारे में बता दिया है। कहता है तो ओव्यूल्स हैव द स्टॉक कॉल्ड द फ्यूनिकल, प्रोटेक्टिव इंट्यूगमेंट्स एंड एन ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोफाइल। तो अगर हम ओव्यूल के डायग्राम को थोड़े अच्छे से अगर हम बनाने की कोशिश करें, अगर इस तरीके से अगर हम लोग ओव्यूल के डायग्राम को अगर हम शॉर्ट में अगर इस तरीके से अगर हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, तो इस तरीके से इसको अगर हम लोग बनाने की कोशिश करें तो यहां पर कहता है कि इसके पास जो है एक फ्यूनिकल देखने को मिलेगा, एक प्रोटेक्टिव इंट्यूगमेंट का एक लेयर देखने को मिलेगा। इंट्यूगमेंट्स की बात करें तो एक आउटर इंट्यूगमेंट भी होता है और एक इनर इंट्यूगमेंट भी होता है। तो जो अंदर का लेयर है वो इंटरनल या फिर इंटरनल इंट्यूगमेंट, और बाहर का जो लेयर है वो आउटर इंट्यूगमेंट के नाम से जाना जाता है। और इसके पास एक ओपनिंग है जिसको माइक्रोपाइल कहा गया है। तो इसके पास 2 एंड्स होते हैं, एक होता है माइक्रोपाइलर एंड और एक होता है चैलेजल एंड। आगे भी डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। द सेंट्रल टिश्यू इज कॉल्ड द न्यूसेलस। जो सेंट्रल टिश्यू है इसको हमने न्यूसेलस का नाम दिया है। इन विच द आर्किगोनियम डिफरेंशिएट्स, और जिसके अंदर हमको आर्किगोनियम जो है वो यहां पर डिफरेंशिएट होता दिखता है। कहने का मतलब है कि हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं, राइट। इसके बाद कहता है कि सेल ऑफ द आर्कीस्पोरियम, the megaspore mother cell divides meiotically and one of the megaspore forms the embryo sac, the female gametophyte। अब यहां पर देखने को मिलता है हमको क्या कि अगर हम इसको डायग्राम की मदद से समझे तो यहां पर एक सेल है जिसको हमने नाम दे दिया है मेगास्पोर मदर सेल का। इसके अंदर होना है वही जो होता आया है, दैट इज की रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन होने के साथ साथ इसमें क्या होगा कि हमारा जो है वो मेगास्पोर जो है वो 4 सेल्स बनाएगा। इसमें से 1 2 3 4 सेल्स ये बनाएगा। 3 सेल्स जो है वो क्या हो जाते हैं तो कहते हैं कि 3 सेल्स जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं, और एक सेल जो है ये आगे बढ़ता है, और ये आगे जाकर के ये मेगास्पोर फॉर्म्स द एम्ब्रियो सैक, जो ये आगे जाकर के हमारा एम्ब्रियो सैक बना करके ये यहां पर तैयार करेगा। फिर कहते हैं कि द मैच्योर एम्ब्रियो सैक हैव 7 सेल्ड एंड 1 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। अब यहां पर ये जो एम्ब्रियो सैक है इसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं कि ये जो एम्ब्रियो सैक है ये कहना क्या चाह रहा है कि ये एक सेल इसके अंदर देखने को मिला, ये डिवीजन करके यहां पर इसके अंदर 1 का डबल बनाएगा, ये 2 का फिर हमको आगे वाले केस में 1 2 3 4 देखने को मिलेगा। फिर यहां पर हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल्स देखने को मिलेंगे। अब क्या होगा, इन सेल्स का अरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट होने के बाद कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनके तैयार होता है। 3 सेल्स जो है वो इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, और इन 3 सेल्स को हम लोग नाम देंगे एंटीपोडल्स का। इन 3 सेल्स को नाम देंगे एंटीपोडल्स का। 2 सेल्स इस तरीके से आकर के अरेंज होंगे और इनको नाम देंगे हम लोग सिनर्जीड्स का। एक सेल जो है वो यहां पर आकर के अरेंज होगा और इसको नाम दिया जाएगा एग का, और इस तरीके से 2 सेल फिर ये भी कैरी हो गया, और बीच के ये 3 सेल्स एंटीपोडल्स में चलेगा, और ये जो 2 बीच में दिख रहा है इस तरीके से ये सेंट्रल सेल, इस तरीके से ये सेंट्रल सेल, और बीच में बनकर के तैयार होगा हमारा पोलर न्यूक्लियाई।
तो इस तरीके से हमारा ये सेल बनकर तैयार होता है। अगर अब हम इसको काउंट करें तो पता चलता है 1 2 3 4 5 6 और बीच का एक सेंट्रल सेल। तो इस तरीके से बना हमारा 7 सेल। और अगर न्यूक्लियस को काउंट किया जाए तो 3 ऊपर 4 5 6 यहां हो गए और इसके पास 2 है तो 6 और 2 8। तो इस तरीके से बनकर तैयार होता है हमारा 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से हमारा ये 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जस्ट इसके बाद कहता है एट द माइक्रोपाइलर एंड इज द एग apparatus, मतलब कि अभी जो यहां पर जो हमने ये वाला जो स्ट्रक्चर इस तरीके से अभी हमने ड्रॉ किया है, ये जहां पर हमारा इस तरीके से सिनर्जीड्स और ये जो एग आकर के बैठा है, तो ये वाला जो एंड है वो माइक्रोपाइलर एंड कहलाएगा। इज द एग apparatus कंसिस्टेंट ऑफ द 2 सिनर्जीड्स एंड एन एग सेल एट द चैलेजल एंड। और ये ऊपर वाला जो एंड है, ये ऊपर वाला एंड जो है वो चैलेजल एंड के नाम से जाना जाएगा। और इस चैलेजल एंड पे हमको इस तरीके से 3 एंटीपोडल्स देखने को मिलेंगे। क्लियर है? एट द सेंटर इज द लार्ज सेंट्रल सेल विद 2 पोलर न्यूक्लियाई। और इस तरीके से बीच में जो है वो हमको 2 पोलर न्यूक्लियाई देखने को मिलेगा। मतलब पिछले स्ट्रक्चर को इसने स्टेटमेंट में एक्सप्लेन कर दिया है। पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। अब क्या है कि मेल गैमेट बन गया, हमारा फीमेल गैमेट बन गया। अब जरूरत है कि दोनों गैमेट्स को साथ में लाया जाए ताकि हमारा फर्टिलाइजेशन करवाया जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन करवाने से पहले जो दोनों गैमेट्स को आपस में एक जगह पर लाने की बात है, तो फीमेल गैमेट्स जो है ना वो ट्रैवल नहीं करते, ट्रैवल करते हैं हमारे मेल गैमेट्स। इसका मतलब है कि पॉलन ग्रेन्स जो है वो ट्रैवल करते हैं। तो पॉलन ग्रेन का ट्रैवल करने का ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। बेसिकली होता है कि ये पॉलन जो है वो एंथर से निकलता है। मतलब कि ये वाला जो स्ट्रक्चर था, यहां से मान लिया ना इस तरीके से पॉलन निकला है और ये पॉलन निकल करके जाएगा कहां पे, तो ये वाले स्ट्रक्चर पे जाकर के ये लैंड करेगा। तो ये हमारा पॉलन जो है वो सफर तय करता है कहां से, एंथर से निकल करके इस वाले स्टेज को, जिसको हमने स्टिग्मा का नाम दिया था। तो एंथर से स्टिग्मा तक का ये जो पॉलन है, इसका सफर जो है यही पॉलिनेशन कहलाएगा। तो पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलिनेटिंग एजेंट आर आइदर एबायोटिक और बायोटिक। तो कभी कभी क्या होता है ना कि जब एंथर से पॉलन निकल करके अगर कहीं जाए तो उसे किसी एजेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मेल बॉडी हो सकता है काफी डिस्टेंस पे है फीमेल बॉडी से। तो कभी कभी एबायोटिक एजेंट्स जैसे कि विंड, हवा से या फिर वाटर की मदद से ये पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो सकते हैं। या फिर कभी कभी बायोटिक एजेंट्स की भी जरूरत पड़ती है, जैसे एनिमल्स के अंदर बर्ड्स, बैट, इंसेक्ट सभी आ गए, तो इन सब की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से पॉलिनेशन का ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करवाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, मतलब कि यहां पर जो भी हमने डिस्कस किया कि ये पॉलन आएगा और इस स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा। तो पॉलन जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर आकर के लैंड करता है, मान लिया इस तरीके से हमने स्टिग्मा बना लिया। अब इस तरीके से जो स्टिग्मा बनाया है, इसमें बहुत सारे पॉलन जो है ना वो आकर के लैंड कर सकते हैं। तो अब स्टिग्मा कंफ्यूज हो सकता है कि कौन से पॉलन को एक्सेप्ट किया जाए और कौन से पॉलन को रिजेक्ट किया जाए। तो पॉलन जब यहां पर स्टिग्मा पे आकर के लैंड करता है तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन हमें देखने को मिलता है। It involves all the events from the landing of pollen grains on the stigma until the pollen tube enters into the embryo sac when the pollen is compatible और pollen inhibition when the pollen is incompatible। अब देखना यह होता है ना, सबसे पहले चेकिंग की जाती है। चेकिंग होती है कि फॉर एग्जांपल मान लिया ये आम का केस, मान लेते हैं मैंगो का केस है। अब मैंगो का पॉलन जो है वो आया और मैंगो के स्टिग्मा पे लैंड किया, और मैंगो के स्टिग्मा पे और भी दूसरे फ्रूट्स के जो पॉलन थे वो भी लैंड कर चुके थे। तो पहले यहां पर चेकिंग की जाती है कि ये यहां पर कंपेटेबल है या फिर नहीं है। तो अगर ये खुद का पॉलन पाया जाता है, देन इस पॉलन को परमिशन मिलता है अंदर आने के लिए, अंदर आकर के पॉलन ट्यूब बनाने के लिए। मतलब कि अगर पॉलन ट्यूब की बात करें तो मान लो इस तरीके से अगर ये स्ट्रक्चर बनाया है, तो मान लो ये वाले पॉलन को परमिशन मिला, बाकी पॉलन्स जो थे इन सारे पॉलन्स को रिजेक्शन मिल गया। तो ये पॉलन जो है ना एक पॉलन ट्यूब बनाना चाहेगा, जिधर से ये जनरेटिव सेल्स को, ये यहां से जनरेटिव सेल्स को यहां पे सप्लाई करेगा, जहां से जनरेटिव सेल्स जो है वो ट्रैवल करके आएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो पॉलन पेस्टल इंटरेक्शन के अंदर में आता है। अब चूंकि पॉलन पहुंच जाएगा जगह पर, तब इसके बाद जो है वो हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो फॉलोइंग द कंपेटेबल पॉलिनेशन द पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा एंड द रिजल्टिंग पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू दिस स्टाइल। अब ये जो स्टाइल हमने यहां पर बनाया था, इसी स्टाइल के थ्रू हमने देखा है कि ये पॉलन ट्यूब जो है वो अंदर की ओर बनता चला जाता है और इसमें tube grow through this style, enter the ovules and finally discharges the 2 male gametes in one of the synergids। तो यहां पर हमको देखने को मिलता है कि यहां पर 2 इस तरीके से हमारा मेल गैमेट जो है वो इसके अंदर रिलीज किया जाता है। एंजियोस्पर्म एग्जिबिट डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अब हमें देखने को मिलता है कि ये वाला अगर स्ट्रक्चर इस तरीके से अगर हमारे दिमाग में है कि एक बीच में यहां पर पोलर न्यूक्लियाई है और एक यहां पर एग है, इस तरीके से मान लो कि एक एग है और इस तरीके से हमारा पोलर न्यूक्लियाई है। तो एक मेल गैमेट जो है वो एग के साथ फ्यूज करेगा और एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ। इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक जनरेटिव सेल जो है वो जाकर, जो कि हैप्लॉइड नेचर का है, जाकर के फ्यूज करता है हमारे एग के साथ जो कि हैप्लॉइड नेचर के हैं, एंड हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार होता है जाइगोट। और ये जाइगोट जो है वो डिप्लॉइड नेचर का है। ओवरऑल इस वाले प्रोसेस को हम लोग सिनगैमी का नाम देते हैं। इसके बाद वाले प्रोसेस में होता है कि दूसरा जनरेटिव सेल जो कि हैप्लॉइड नेचर का है, जाकर के फ्यूज करता है हमारे इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो कि डिप्लॉइड नेचर का है, और हमको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनकर के तैयार होता है जो कि एक डिप्लॉइड नेचर का है।
और ओवरऑल इस वाले फर्टिलाइजेशन का हम लोग नाम देते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इसको नाम दिया जाता है ट्रिपल फ्यूजन का। स्टेटमेंट को रीड करते हैं। फर्टिलाइजेशन बिकॉज द फ्यूजन ऑफ इवेंट्स अकर इन द ईच एम्ब्रियो साइक, द नेमली सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो ये सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, ये जो एक और ये जो दो, ये दो जो प्रोसेस है वो यहां पर रिपीट होता है। द पॉलन प्रोडक्ट्स ऑफ दीज फ्यूजन्स आर द डिप्लॉयड जाइगोट, जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड नेचर का, एंड द ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये बनकर के तैयार होता है हमारा PEN, पेन शॉर्ट में हम इसको कह सकते हैं, इन दी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स। तो इस तरीके से जो है वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है कंप्लीट हो पाता है। इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आगे का हम लोग डिस्कशन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है कि जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो। अब जाइगोट जो हमारा बनके तैयार हुआ था, ये जाइगोट जो है वो चेंज होता है एम्ब्रियो के अंदर, एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स फॉर्म द एंडोस्पर्म टिश्यू। अब ये जो हमारा PEN बनके तैयार हुआ था, वहां से एंडोस्पर्म टिश्यू बनके तैयार होते हैं। हमको समझना कुछ इस बात से कि मान लिया कि अगर आप किसी को अपने घर पे इनवाइट करते हैं तो उसके आने से पहले आप उसे खाने पीने का बंदोबस्त करके रख देते हैं। कुछ इसी प्रकार से यहां पर भी ये काम होता है कि जिस तरीके से अगर ये एम्ब्रियो यहां पर आया, अब ह्यूमंस के अंदर क्या केस है ना कि ह्यूमंस के अंदर जो फीटस है वो तो मदर बॉडी से कनेक्टेड है, तो उसको फूड वगैरह जो है वो मदर बॉडी से मिल रहा है टाइम टू टाइम। लेकिन इन प्लांट्स के अंदर जो ना ये कनेक्शन नहीं हो पाता, तो इस चीज के कारण फ्रूट बन चुका है क्योंकि, और वो फ्रूट हो सकता है कि हमारे प्लांट बॉडी से वो अलग हो जाएगा एक टाइम के बाद, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो यहां पर बनके तैयार होता है एंडोस्पर्म टिश्यू। ये एंडोस्पर्म टिश्यूज जो है वो इन एम्ब्रियोज को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म ऑलवेज प्रीसीड्स डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो से पहले एंडोस्पर्म बनते हैं ताकि ये एंडोस्पर्म्स जो हैं वो इसको क्या कर सके, न्यूट्रिशन जो है वो अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन दे सके। तो ये काम जो है यहाँ पर किया जाता है। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसको भी अपने दिमाग में रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीजें हमारे पास। फिर कहता है डेवलपिंग एम्ब्रियो पासेस थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस सच एज द प्रो एम्ब्रियो। पहले प्रो एम्ब्रियो बनता है हमारा, प्रो एम्ब्रियो के बाद हमको ग्लोबुलर एंड हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। तो हमको पता चलता है ना, लास्टली हमको कुछ इस तरीके का एम्ब्रियो देखने को मिलता है। इस तरीके का एम्ब्रियो जो है वो हमको देखने को मिलता है। आपको ये इस तरीके से अगर बनाया जाए तो ऑल ये कुछ इस तरीके का ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो हमारा बन करके तैयार होता है। ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो हमको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से कहना चाह रहा था, मैच्योर डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रियो हैज अ 2 कॉटिलेडन। हमको पता है कि अगर डाइकॉट अगर है तो उसके पास हमको 2 कॉटिलेडन्स इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे, और मोनोकॉट्स के पास सिर्फ एक देखने को मिलेगा। तो एम्ब्रियो हैज द कॉटिलेडन्स एंड द एम्ब्रियोनल एक्सेस विद द एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। तो इसके अंदर हमको एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल दोनों स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। एम्ब्रियो सैक के बारे में बोलता है कि एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकॉटिलेडन्स हैव द सिंगल कॉटिलेडन। इनके पास सिंगल कॉटिलेडन होगा, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप्ड इनटू द फ्रूट। और फर्टिलाइजेशन का जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो ओवरी जो है यही फ्रूट में बदलता हुआ दिखाई देता है, और वो जो ओवरी है वो ओवरी जो है वो उसके सीड में ओव्यूल जो है वो उसके सीड में बदलता तैयार होता है। मतलब कि ये इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर था। आउटर वाले को हमने ओवरी का नाम दिया था और इनर वाले को हमने ओव्यूल का नाम दिया था। तो यही ओवरी जो है ये हमारे फ्रूट में डेवलप करता है, और ये जो ओव्यूल है वो उसके सीड में डेवलप करता है, और इस तरीके से हमारा एंजियोस्पर्म्स के अंदर हमको रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, फ्रूट फॉर्मेशन। फिर कहता है फिनोमेनन कॉल्ड एपोमिक्सिस इज फाउंड इन सम एंजियोस्पर्म। किसी एंजियोस्पर्म्स में एपोमिक्सिस नाम का ये प्रोसेस देखने को मिलता है। एपोमिक्सिस में क्या होता है, पार्शियली इन एंजियोस्पर्म्स और कुछ ग्रासेस में एक्चुअली होता है कि इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब बिना फर्टिलाइजेशन के यहाँ पर सीड बनके तैयार होता है, तो उस प्रोसेस को यहाँ पर एपोमिक्सिस का नाम दिया जाता है। एपोमिक्स हैव सेवरल एडवांटेजेस इन दी हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चरल पर्पसेज में इसका कुछ अच्छा यूज हो सकता है, क्योंकि बिना फर्टिलाइजेशन के हम सीड बना लेते हैं, तो उन सीड से फिर हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, मल्टीपल सीड्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बिना अगर सीड बन रहा है तो हमारे लिए प्रोसेस जो है वो आसान है और हमारे लिए बहुत सही है, तो हम इसका यूज एग्रीकल्चरल पर्पस में कर सकते हैं। कहता है कि इन एंजियोस्पर्म्स इन सम एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस मोर देन 1 एम्ब्रियो इन देयर सीड। किसी के सीड में हमको एक से ज्यादा एम्ब्रियो देखने को मिलता है, और ये वाला जो केस है वो पॉली एम्ब्रायोनी कहलाता है। क्योंकि एक से ज्यादा एम्ब्रियो देखने को मिल रहा है तो पॉली एम्ब्रायोनी का ये केस हमारे सामने होता है। तो ये हमारे ये चैप्टर हमसे कुछ कहना चाह रहा था। बहुत ही आसान है, एक क्विक रिव्यू के तौर पे बहुत ही शॉर्ट टर्म में इस वीडियो को कंप्लीट किया गया है। मिनिमम से मिनिमम टाइम में आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया जा सकता था वो कोशिश है इस वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो सही लगा और थोड़ा बहुत आपकी हेल्प हो सकी हो तो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बायोलॉजी इन ब्लड के साथ बने रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें बायोलॉजी इन ब्लड के साथ। तब तक के लिए टाटा, थैंक यू, बाय बाय।